हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्राइटिम एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? पिछले कुछ क्लासेज में आप एंजॉय कर रहे होंगे भरपूर। और आज की जो क्लासेज है उसको पूरा भरपूर आनंद लेने के लिए आपको आई बटन पे क्लिक करके पीछे वाली क्लासेस को देखिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत तरीके से उसको आप दिमाग में सेट कीजिए उसको। तो अभी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मेरी जो नेक्स्ट लेक्चर 8 जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं? तो उसमें फर्स्ट फैक्टर अपने पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो अपना पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट को बाय नेचर हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिन इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन क्या होता है 100% जिनका आयोनाइजेशन हो जाएगा, जो कंप्लीटली क्या होंगे आयोनाइज्ड होंगे, वो कंप्लीटली आयोनाइजेशन वाले जो सब्सटेंस है यानी कंपाउंड है इलेक्ट्रोलाइट, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन पार्शियली होता है। तो दोनों केसेस में जब अपन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो टोटल टेकिंग जब उनका टेकन अमाउंट क्या है इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, तो नंबर ऑफ आयंस कहां ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या वीक इलेक्ट्रोलाइट में? तो कंफर्म है इसका जब आयनाइजेशन 100% होता है स्ट्रॉन्ग में, नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल आयंस क्या है यहाँ पे चार्ज को कैरी करने वाली स्पीसीज है, तो वो स्पीसीज जब ज्यादा होंगी तो कंफर्म है उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, या तो आयंस की स्पीड होगी या आयंस का नंबर होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम, क्योंकि आपने कल ये फॉर्मूला पढ़ा था कि लैम्डा एम एक्चुअल में क्या होता है, कपा इंटू वी होता है। तो जो वेरिएशन जनरली कपा के साथ आएगा, यदि वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट रहता है तो इस केस में क्या वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, केवल कपा वेरी कर रहा है। तो कपा एंड लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज मोर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमेशा क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से वो ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा उसका रीजन आप समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन 100% हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइजेशन होगा और कंप्लीटली आयोनाइजेशन से नंबर ऑफ आयंस उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो कपा बढ़ा, कपा इंक्रीज हुआ और कपा के रेस्पेक्ट फिर क्या होता है, लैम्डा एम भी इंक्रीज हो जाता है। ये पहला फैक्टर, इसमें पहली डिपेंडेंस है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है? तो जनरली आपने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर को हम क्या करें, राइज करें, ऑन राइज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, स्पेशली यहाँ पे आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो राइज होगी। आयंस की जब काइनेटिक एनर्जी राइज होती है, सिंपली आप कह सकते हो उनका जो मूवमेंट है आयंस का वो बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ेगा कहने का मतलब आयंस मतलब चार्ज को कैरी करने वाली स्पीसीज जब स्पीड अप मूवमेंट से क्या करेंगे, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ जब वो मूवमेंट करेंगी तो मूवमेंट उनका बढ़ने से क्या होता है, कपा भी क्या होता है इनका इंक्रीज हो जाता है। और ये आप इस फॉर्मूले से देख पा रहे हो कि जहां पे कपा राइज होगा वहां पे लैम्डा एम भी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर राइज करने पे कपा मींस कंडक्टिविटी और लैम्डा मींस मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, राइज होती है टेम्परेचर राइज करने के साथ। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई कंसेप्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें हमारे पास आता है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, आयंस की साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जनरली आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं और आपको पता है कि बाई साइज या एटॉमिक साइज सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी आपने कंपैरिजन किया है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है, अप टू डाउन आएंगे तो एलिमेंट्स की साइज इंक्रीज होती है। तो जब एलिमेंट्स की साइज एटम्स की साइज इक्वल नहीं है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आयंस बनेंगे, क्या उन कॉरस्पॉन्डिंग आयंस की साइज सिमिलर हो सकती है? नहीं हो सकती। मींस आयंस भी क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे अब मैं आपसे कंपेयर करूंगी पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, इनको जब आप कंपेयर करोगे तो कंफर्म है बाई साइज वो क्या होते हैं, वेरिएशन या डिफरेंट होंगे। और जब साइज में क्या होगा, उनका जो भी मैं बात कर रहा था मूवमेंट या स्पीड की बात कर रहा था, माइग्रेशन की जो बात कर रहा था, वो माइग्रेशन क्या होगा, साइज पे डिपेंड करता है। तो जो बिगर आयंस होते हैं, बिगर आयंस इन साइज, जो साइज में बड़े आयंस होते हैं, उनकी स्पीड या माइग्रेशन क्या होगा, कंपेरेटिवली स्लो होगा। स्लो होगा तो वो चार्ज को कैरी क्या करेंगे, कंपेरेटिवली काफी स्लो कर पाएंगे। तो बिगर आयंस की जब साइज बड़ी होने से क्या होता है, वो स्लो, उनका जो मोशन है वो मोशन क्या बना, स्लो हो गया। स्लो मोशन से क्या होता है, चार्ज को कैरी करने की स्पीड कंपेरेटिवली कम होगी, तो उनका कपा मींस कंडक्टिविटी क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है।
और जब कंडक्टिविटी का पार्ट डिक्रीज होगा तो लेमडा एम भी क्या होगा, उनका डिक्रीज हो जाता है। ये साइज ऑफ आयंस का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास इसमें पॉइंट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट, उसका विस्कोसिटी एक लिक्विड से स्टेट से रिलेटेड टर्म है जो जनरली हम यूज करते हैं, 11th में पढ़ चुके स्टेट ऑफ मैटर में। जो विस्कोसिटी क्या होता है, डिफरेंट लिक्विड्स की जो फ्लो रेट होती है, उन लिक्विड्स की जो फ्लो रेट है वो डिफरेंट होती है। हमने ये भी पढ़ा था 11th में कि लिक्विड्स हैं उनमें एक लेमिनर फ्लो, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं, और एक लेयर दूसरी लेयर के फ्लो को रेजिस्ट करती है, उसके बहने का क्या करती है, उसका विरोध करती है। रेजिस्ट करेगी किसको, फ्लो को। इस रेजिस्टेंस से क्या क्रिएट होता है, लेयर्स के आपस में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होने से क्या होता है, जितने भी लिक्विड्स हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं सबकी फ्लो रेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। हाईली विस्कोसिस सब्सटेंस का मतलब वो सबसे स्लोवेस्ट फ्लो करेगा। हाईली विस्कोसिस मींस सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट करेगा। तो हाईली विस्कोसिस सब्सटेंस जब होगा, हाई विस्कोसिस सब्सटेंस जब होगा तो उसकी मतलब सिंपल अपन इसको कह सकते हैं विलियन, सॉल्यूशन का गाढ़ापन, ये कह सकते हैं आप उसको। तो विलियन जितना गाढ़ा होगा, सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा, उसमें जो आयंस की जो मूवमेंट है, आयंस का जो मूवमेंट है या जो मोशन होगा, वो आयंस का मोशन क्या होगा, स्लो या स्पीड से। तो विस्कोसिटी जितनी हाई होगी आयंस का मोशन उतना ही स्लो हो जाएगा, और आयंस का मोशन स्लो होने से क्या होगा, चार्ज को कैरी करने की कैपेबिलिटी कम होगी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो लेमडा एम भी क्या हो गया, उसका डिक्रीज हो जाता है। ये चारों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हाई होगी तो इसका मोलर कंडक्टिविटी भी हाई हो गया। टेम्परेचर राइज करने पे कंडक्टिविटी राइज होगी तो लैम्डा भी राइज हो गया। साइज ऑफ बिगर आयंस की जो मोशन होती है स्लो होती है तो कम कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी इसी रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाती है। और विस्कोसिटी के साथ भी क्या होती है, जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज करती है आयंस का मोशन या स्लो हो जाएगा, और आयंस का मोशन स्लो होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और फाइनली क्या होता है, लैम्डा भी डिक्रीज हो जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बोर्ड एग्जाम के व्यू से, और वो लगभग आपको हमेशा किस टाइप से पूछा गया है। एक क्वेश्चन अभी आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 है, जो यही क्वेश्चन बन रहा है, उसमें जनरली इस हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन विद यूनिट एंड डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफाइन विद यूनिट एंड देयर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन और यूनिट्स तो मैं कल वाली क्लास में आपको बता चुका, आप देख सकते हो उसको। और अभी अपन डिपेंडेंस और देखते हैं, तो वो 5th पॉइंट आ रहा है ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑन डाइल्यूशन का मीनिंग होता है और डिक्रीज द कंसंट्रेशन, डिक्रीज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी जब डाइल्यूट किया जाएगा, मतलब और सॉल्वेंट जब उसमें ऐड करेंगे अपन, डिक्रीज हो रही कंसंट्रेशन। आप इसको भी कर सकते हो, और डाइल्यूट करने पे क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। समझ गए, ये तीनों में से कोई से भी आ सकता है। ऑन डाइल्यूशन आ सकता है, ऑन डाइल्यूशन आ सकता है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन आ सकता है, या इंक्रीज द वॉल्यूम आ सकता है। उस केस में क्या होगा, सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयोनाइजेशन हो रखा है। सपोज उस समय उसका वॉल्यूम 1 लीटर रखा होगा हमने। अब हमने इसको क्या किया, ऑन डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करके क्या किया, 2 लीटर कर दिया, तो ना इसमें आयोनाइजेशन तो वही 100% रहना है। आप करो नहीं सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर में आपने डिजोल्व कर रखा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कभी भी 100% तो होगा नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कंसीडर कर सकते हैं, 60-70% ही उसका आयोनाइजेशन होता है। मैं एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम, हालांकि बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, उसको 70% लेके चल रहा हूं। चलिए यार आप एक मान लो सर 90%, चलो मान लिया वो 90% क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। अब आप उसको इंक्रीज करके उसका वॉल्यूम ले आए कितना, 2 लीटर डाइल्यूट कर दिया, आयोनाइजेशन कितना हो जाएगा। कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होता है वो क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। 90 से बढ़ के 100 तो होना नहीं है, क्योंकि 100% आयोनाइजेशन तो उसका हो ही नहीं सकता है। तो कितना कर सकते हो आप, 90 से बढ़ा के कितना कर दोगे, 92 कर दोगे, 93 कर दोगे। इससे ज्यादा डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं बढ़ेगा। क्लियर है चीज। तो उस केस में क्या हुआ, आपने क्या देखा, इस केस में
करने पर क्या हुआ इसमें, डाइल्यूट करने पर या इंक्रीज द वॉल्यूम करने के बाद नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस क्या हुए। यहां पहले क्या थे, 1 लीटर में 100 आयन मान रहे हो आप, यहां पे 1 लीटर में कितने हो गए, 1 लीटर में 50 तो हो गए, क्योंकि आपने 1 लीटर से उसको इंक्रीज करके 2 लीटर किया है, तो 1 से जब ये 2 लीटर होगा तो आयंस कितने हो गए, 50 हो गए। यहां पहले 1 लीटर में 90 आयन थे, उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमने कंसीडर किया, वो इंक्रीज भी हो गया, हालांकि 90 होता नहीं है ना, 92 तक जाता है, 70 तक बताया मैंने आपको। तो ये हम कितना हो जाएगा इसमें, पहले 1 लीटर में 90 आयन थे, अभी 1 लीटर के रेस्पेक्ट में कितना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमने राइज भी किया, फिर भी कितना है, 46% ही तो आ रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस, ये लाइन समझ में आई, नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, 1 लीटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ आयंस क्या हुए, चाहे स्ट्रॉन्ग लिया हो या वीक लिया हो, 1 लीटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ आयंस क्या हुए, डिक्रीज हो गए। मैं आपसे क्या डिस्कस कराऊंगी, ये जो कंडक्टिविटी हम बात कर रहे हैं, वो कंडक्टिविटी कौन सा लॉजिक चल रहा है, कंडक्टिविटी बात ही किसकी चल रही है, नंबर ऑफ आयंस की बात चल रही है। जहां आयंस ज्यादा होंगे, जहां आयंस की स्पीड ज्यादा होगी, जहां आयन फ्रीली माइग्रेट कर पाएंगे, वहां पे कंडक्टिविटी राइज होती है। यहां क्या देखा आपने, चलो हम ये मान के चल रहे हैं उसकी मोशन पे या वेलोसिटी पे या स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। किस रेस्पेक्ट में डिक्रीज हुए, यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हुए हैं। जब वो यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हुए हैं, तो ये मैंने यहां पे लिखा है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी कपा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चाहे स्ट्रॉन्ग की बात की जाए या वीक की बात की जाए, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब आप कहोगे सर इसमें आपने लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी नहीं बताई, उसका रीजन दे रहा हूं, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इसमें दूसरे तरीके से, अभी पीछे वाली चारों हेडिंग में क्या हो रहा था, कपा डिक्रीज हुआ तो लैम्डा एम भी डिक्रीज हुआ। किस फॉर्मूले से आपने आइडिया लगाया, क्योंकि लैम्डा एम हमने पढ़ा है कपा इंटू वी होता है, तो कपा में जो वेरिएशन आया, पीछे वाले चारों केसेस में क्या हो रहा, कपा में वेरिएशन आ रहा था, लेकिन वी क्या था उस केस में कांस्टेंट था। तो कपा यदि डिक्रीज हुआ तो लैम्डा एम भी डिक्रीज हो गया, कपा यदि इंक्रीज हुआ तो लैम्डा एम भी इंक्रीज हो गया। बट इस केस में आपने देखा कि कपा भी वेरी करेगा, चेंज होगा, और वॉल्यूम भी क्या करेगा, वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहा इसमें, क्योंकि कंडीशन क्या है, इंक्रीज द वॉल्यूम। तो उस केस में क्या होता है, लैम्डा एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीमेंट, बट ये लाइन तो होगी कपा के लिए, बट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ, तो देखो इस चीज को, इस फॉर्मूले को, लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा इंटू वी। यहां क्या दे रहा, आप कपा डिक्रीज कर रहे होते, केवल कपा ही डिक्रीज होता, उस बिहार पे मैं क्या कहता, लैम्डा एम डिक्रीज हो जाता। बट वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या किया, पीछे वाले केसेस में एक ही वेरिएशन आ रहा था, लेकिन इसमें दोनों वेरिएशन आ रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कपा में डिक्रीमेंट हुआ, वो ऊपर लिखा हुआ है, उस बिहार पे मैं कहना चाहिए कि लैम्डा एम डिक्रीज हो गया, लेकिन हमें ये बताना है वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो, और कपा में जो डिक्रीमेंट हुआ है, क्या वो एक दूसरे को कैंसिलेशन कर गए या क्या वो एक दूसरे को बैलेंस कर गए, पहला क्वेश्चन तो ये है। इसका आंसर क्या हमारे पास, हमें पता है कि जो कपा या जो ये कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, वो जस्ट हाफ नहीं हो जाती है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन जस्ट हाफ या 1/3 या 1/4 नहीं होता है, वो कम होता है कुछ। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, जस्ट डबल होता है, 1 लीटर से 2 लीटर गया, या ट्रिपल होता है। यानी वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है वो डबल, ट्रिपल यानी मल्टीपल में होता है, जबकि यहां जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो जस्ट हाफ या जस्ट 1/3 या 1/4 नहीं होता, वो डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट नहीं हो रहा है। तो ये कैंसिलेशन या बैलेंस तो कब होता है, जब ये डबल होता है, ये हाफ होता, ये ट्रिपल होता है, ये 1/3 होता, तब तो कहते थे कि बैलेंस कर गए, तो रिमेन्स कांस्टेंट वर्ड आ जाता। बैलेंस कर गए, ये डबल हुआ, ये हाफ हुआ, तो बैलेंस कर गया, क्या आंसर है, रिमेन्स कांस्टेंट। ये ट्रिपल हुआ, ये 1/3 हुआ, तो भी क्या आंसर है, बैलेंस करके और रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, डबल या ट्रिपल या ऐसे 4 टाइम में जाएगा। तो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम कैन कंपनसेट द डिक्रीमेंट ऑफ कपा। कपा की वजह से जो डिक्रीमेंट आएगा उसको कंपनसेट कर देता है। यहां जो वर्ड लिखा हमने कंपनसेट, उस वर्ड का हिंदी मीनिंग हम लिखते हैं, एक बार कई बार बोलते हैं, भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना, ये होता है इसको।
ठीक है, तो जितनी कमी इसकी वजह, जितने डिक्रीमेंट इसकी वजह से होगा, वो इस डिक्रीमेंट को क्या करेगा, इक्वलाइज भी करेगा और फाइनली वैल्यू को कहां ले आया, प्लस में ले आया। तो बट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम कैन कंपनसेट द डिक्रीमेंट ऑफ कपा, देयरफॉर लैम्डा एम इज इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो कपा क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होता है, बट लैम्डा एम क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। ये वेरिएशन आता है। बाकी इससे पहले वाले जो डिपेंडेंस वाले जो फैक्टर्स थे उसमें क्या आएगा, जो कपा में वेरिएशन आया वो लैम्डा में आया, लेकिन इस पॉइंट में थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट पे किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए। पीछे वाली क्लासेस के लिए आपको आई बटन का ऑप्शन दे रखा है।